सिलेबस हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कि इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड या यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द, एक यूनानी शब्द था जिसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है एक शब्द से बना है यूनानी, जिसका नाम है हिस्टोरिया, या इसको हिस्टोरिका भी बोलते हैं। तो हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया हिस्टोरिका से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग है इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्वायरी का मतलब है कोई खोज, कोई अन्वेषण, कोई अनुसंधान। इसका मतलब हुआ इतिहास क्या है? तो इतिहास है अन्वेषणों के आधार पर, खोज के आधार पर अतीत का अध्ययन। किसका अध्ययन? अतीत। अतीत का अध्ययन, या मैं बोलूं स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट। और आप सभी को पता है कि जो इतिहास है वह घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं, और उन घटनाओं को हम या तो साहित्यिक सोर्सों के आधार पर या पुरातात्विक सोर्सों के आधार पर हम उनकी खोज करके उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास है अतीत का अध्ययन। दूसरे हम शब्द पर आते हैं। अ, आगे हम यहाँ पर परिभाषा लिखी भी है कि यूनानी वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित नहीं है। बनेगा? ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इतिहास के जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो आप सभी ने सुना होगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री एक यूनानी इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता कहा जाता है किसको? हेरोडोटस। सामने आपके पिक्चर भी लगी है उनके। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन पिता कहा जाता है, यह बात सभी को पता है। लेकिन जब कभी आप सिविल सर्विस के इंटरव्यू दोगे, एमपीपीएससी का इंटरव्यू दोगे, तो वहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा, पहले तो मैंने बताया हेरोडोटस जो है ये रहने वाले कहाँ के हैं? यूनान के। यूनान, या जिसे हम बोलते हैं ग्रीक, यूरोप का एक देश है, आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं इन्हें इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी। इनकी जो बुक है, उस बुक का नाम है द हिस्टोरियस। इनकी बुक है द हिस्टोरियस। यह द हिस्टोरियस बुक बाद में हिस्टोरिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। यही इसी बुक का दूसरा नाम क्या है? द हिस्टोरियस या हिस्टोरिका। हिस्टो हेरोडोटस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार, हेरोडोटस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड है, इसका फर्स्ट टाइम प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी क्या है? हेरोडोटस। इन्होंने जो बुक लिखी थी द हिस्टोरियस या हिस्टोरिका, इस बुक में इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम एक युद्ध का वर्णन किया। और जिस युद्ध का वर्णन किया वह युद्ध हो रहा था यूनान और फारस के बीच। यूनान और फारस के बीच एक युद्ध हो रहा था। उस युद्ध का हेरोडोटस ने अपनी बुक में पहली बार क्या किया? वर्णन किया। अच्छा, अब इन्होंने इस युद्ध का जो वर्णन किया, हेरोडोटस बोलते हैं कि इतिहास जो लेखन है वह एक वैज्ञानिक विधा है, यह एक वैज्ञानिक कला है। इन्होंने जो इतिहास लिखा वह वैज्ञानिक पद्धति से लिखा। इस इतिहास जो यूनान और फारस के बीच जो युद्ध को लिखा, वह किस पद्धति से लिखा? वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक अप्रोच से लिखा। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है, हेरोडोटस का कहना है कि जब हम इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास लिखते समय हमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। जो भी अतीत की घटनाएं हैं, उन घटनाओं के जो तथ्य हैं उनकी हमें सत्यता की जांच करनी चाहिए, वो सत्य है कि नहीं। उन तथ्यों का हमें विश्लेषण करना चाहिए और फिर उनका हमें क्रमबद्ध तरीके से लेखन करना चाहिए। तो इसे वो बोल रहे हैं कि इतिहास जो है वह एक क्या है? वैज्ञानिक विधा है।
अच्छा, हेरोडोटस के इतिहास लेखन से पहले भी इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन जो इतिहास लिखा जा रहा था उस इतिहास को लिखने में धर्म की केंद्रीय भूमिका थी। किसकी भूमिका थी? धर्म की। जो भी इतिहास लिखा जा रहा था उसमें धर्म की केंद्रीय भूमिका होती थी। हर घटना को धर्म से जोड़ दिया जाता था, जिसके कारण घटनाएं जो थी वो एक मिथ टाइप की प्रतीत होती थी। समझ में आ रहा है? लेकिन जो हेरोडोटस हैं उन्होंने किस पद्धति से इतिहास को लिखा? वैज्ञानिक पद्धति से। वैज्ञानिक पद्धति से लिखा मतलब सभी तथ्यों की सत्यता से जांच की, उनका विश्लेषण किया और फिर उनका लिपिबद्ध क्या किया? अध्ययन। और इस इतिहास को लिखते समय उन्होंने उस समय के जो दस्तावेज थे, उस समय के जो दस्तावेज थे या जब कोई युद्ध होता था उस समय राजाओं की भी जो संधि होती थी, ट्रीटी होती थी, उनने उन संधियों को पढ़ा। जो भी राजाओं के द्वारा जो घोषणाएं की जाती थी उन घोषणाओं को पढ़ा। इन सब चीजों का प्रॉपर तरीके से अध्ययन करके उन्होंने फिर वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास को लिखा। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? और साथ में हेरोडोटस बोलते हैं कि जो इतिहास लिखा जाता है वह इतिहास मानवीय केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? मानवीय। मानवीय केंद्रित मतलब मानव पर केंद्रित होनी चाहिए। इतिहास धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। इतिहास मानव की घटनाओं से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उन्होंने युद्ध की सारी चीजें, क्या कारण थे, क्या युद्ध के परिणाम निकले, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से पहली बार लिखा। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहने वाले कौन है? तो एक यूनानी दार्शनिक है जिनका नाम है सिसरो। किसने कहा है इनको? सिसरो ने। सिसरो जो है इन्होंने हेरोडोटस को क्या कहा है? फादर ऑफ हिस्ट्री। जो सिसरो है यह भी यूनान के रहने वाले हैं, यह भी यूनान के क्या है? दार्शनिक। तो इन सब फैक्टों को आपसे पूछा जाएगा कि इनको इतिहास का पिता किसने कहा है, तो किसने कहा है? सिसरो ने। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन सिसरो एक इंटरेस्टिंग बात और बोलते हैं। पहली बात तो बोलते हैं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, लेकिन अगली बात बोलते हैं कि ये झूठे इतिहासकार हैं। कैसे इतिहासकार हैं? झूठे। पहले तो क्या बोल रहे हैं कि ये इतिहास के पिता हैं, लेकिन इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात और कह दी कि ये कैसे इतिहासकार हैं? बोलो। झूठे इतिहासकार हैं। मतलब इन्होंने जो इतिहास लिखा है वह झूठ लिखा, उसमें झूठ है कहीं ना कहीं। अच्छा, इन्होंने झूठे इतिहासकार क्यों कहा है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया जो हिस्टोरी का बुक थी, उस हिस्टोरी का बुक में इन्होंने यूनान और फारस के युद्ध का वर्णन किया है। यह रहने वाले कहाँ के थे? यूनान के। तो इनने जो इतिहास का वर्णन किया है उस इतिहास का वर्णन करते समय इनका जो झुकाव है, जो झुकाव है वह किस देश की तरफ है? यूनान। इन्होंने अपने इतिहास में किस देश की तारीफ करने का प्रयास किया है? यूनान। मतलब यह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। या किससे ग्रसित है? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जबकि इतिहास लिखते समय जो भी व्यक्ति इतिहास लिख रहा है उसमें पूरी सत्यता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब इनके इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से सत्यता नहीं थी। इनका झुकाव कहीं ना कहीं कहाँ की तरफ था? किसकी तरफ था? यूनान की तरफ। इसलिए इसलिए कौन बोलते हैं? सिसरो इनको इतिहास के पिता भी बोलते हैं और साथ में इन्हें क्या बोलते हैं? झूठे इतिहासकार भी बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? तो इतना याद रहेगा तो आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो सभी को पता है। और याद रखने के लिए एक ट्रिक भी याद रखना, एस से हिस्ट्री लिखते हैं, एस से हिस्ट्री और एस से हेरोडोटस। ठीक है ना? और कहाँ के रहने वाले? यूनान। और साथ में याद रखना कि इनको इतिहास का पिता किसने कहा है? सिसरो ने। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हुई होगी कि इतिहास क्या है और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आगे जो पीडीएफ उसमें इन सब के बारे में लिखा भी हुआ है। यहाँ पर लिखा है हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। अच्छा, याद रखना इतिहासकार भी थे और भूगोलवेत्ता थे भी। अच्छा, इन्हें एक एक इनके इतिहास में एक कमी और देखने मिलती है, इन्होंने इतिहास की घटनाओं में कहीं ना कहीं भूगोल को भी इन्वॉल्व कर दिया। समझ रहे? इतिहास लिखते समय किसको इन्वॉल्व कर दिया इतिहास में? भूगोल। ठीक है, इसलिए भी सिसरो इनको झूठे इतिहासकार बोलते हैं। हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त। हेरोडोटस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सिसरो। सॉरी, हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी। और साथ में याद रखना रोमन दार्शनिक है सिसरो, जिन्होंने हेरोडोटस को क्या कहा? इतिहास के पिता। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? बनेगा? अच्छा, एक बात और सुने, हेरोडोटस कुछ बातों को और बोलते हैं, मैं आपको उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। हेरोडोटस और क्या बोलते हैं? हेरोडोटस का कहना है कि इतिहास लिखते समय इतिहास में कुछ गुण होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, पहला, इतिहास लेखन
किस पद्धति से होनी चाहिए? वैज्ञानिक। बोलो किस पद्धति से होना चाहिए? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक पद्धति का मैंने अभी मतलब बताया था कि जो भी अतीत की घटनाएं हैं उन घटनाओं की तथ्यों की जांच होनी चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से विश्लेषण होना चाहिए, फिर उसको क्रमबद्ध तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो पहले वैज्ञानिक होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया इतिहास किस पर केंद्रित होना चाहिए? मानव पर। किस पर केंद्रित होना चाहिए? मानव। तो दूसरा इतिहास लेखन में जो गुण होना चाहिए वो है मानवीय गुण होना चाहिए, मतलब इसमें धर्म का प्रभाव ना होकर किस पर केंद्रित होना चाहिए? मानव पर केंद्रित। और इतिहास लेखन ऐसा होना चाहिए जो शिक्षाप्रद हो। शिक्षाप्रद का मतलब है जो भी इतिहास लिखा जा रहा है उससे भविष्य में जो विद्यार्थी हैं या जो भी लोग हैं उस इतिहास को पढ़ के कुछ सीखें, उस इतिहास को पढ़ के कुछ क्या करें? सीखें। और हेरोडोटस ने इतिहास लिखते समय वहां की राजनीतिक जो चीजें थी, पॉलिटिकल चीजें थी, उनका तो वर्णन किया ही, लेकिन साथ में वहां की समाज, वहां की सोसाइटी, वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां की अर्थव्यवस्था, इन सब का भी अपने इतिहास लेखन में क्या किया है? वर्णन किया है। इतनी बात समझ में आई? इसलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। यहां तक समझ में आ रहा है? और आप लोग इस बात को भी याद रखना, इतिहास पढ़ने का तरीका ही होता है। जैसे हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वैदिक एरा पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, मौर्य पढ़ेंगे, तो इतिहास पढ़ने का तरीका होता है कि जिस भी समय के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वहाँ का आप सोसाइटी के बारे में पढ़ लें, समाज के बारे में पढ़ लें, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लें, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लें, कला और संस्कृति पढ़ लें, वहाँ का प्रशासन पढ़ लें, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लें। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो हमें उस समय की सारी इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी कि नहीं? कोई आपसे बोले कि 2020 के बारे में हमें बताइए, 2020 के बारे में बताइए, तो 2020 के बारे में समझाने का तरीका हम वहाँ की सोसाइटी के बारे में बता दें, हम वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बता दें, हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दें, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता दें, तो 2020 के इतिहास का नॉलेज हो जाएगा। इसलिए आपका अभी मैं जो सिलेबस चर्चा करने वाला हूँ, आप देखना इन्हीं सब शब्दों को उन्हें लिख के दिया। यदि इतने शब्द हम कवर कर लेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। हर एक टॉपिक को सेम पैटर्न में हम पढ़ेंगे। और साथ में याद रखना, जब आप लोग मेंस लिखने जाओगे तो मेंस में भी इसी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही? वो आपसे पूछेंगे मेंस में, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीपीएससी में, उन्होंने बोला कि लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बताइए, उत्तर वैदिक समाज के बारे में बताइए, उन्होंने बोला महाजनपद काल की राजनीति के बारे में बताइए, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दूसरी बात, प्रीलिम्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो हम पढ़ ही रहे, आपको पता होगा जब आप लोग मेंस भी लिखोगे तो मेंस में 3 टाइप के प्रश्न आने हैं, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। 2 मार्कर में आपको जो स्पेस दिया गया वो दिया गया है 3 लाइन, और वर्ड लिमिट दी गई है 10 वर्ड। 2 मार्कर में जो वर्ड लिमिट है, आप बताएं कितने शब्द है? 10 वर्ड। और आप मुझे एक बात बताएं, क्या 10 शब्दों में किसी बड़े कंसेप्ट को लिखना पॉसिबल है? इसका मतलब है एमपीपीएससी जीएस 1 2 में जो 3 में जो आपसे प्रश्न पूछने वाला है 2 मार्कर में, वो सारे प्रश्न होने वाले हैं फैक्चुअल। और फैक्ट आपके बहुत अच्छे से कवर होते हैं प्रीलिम्स में। और एमपीपीएससी का पेपर बहुत सारा फैक्चुअल होता है। और याद रखना, 2 मार्कर में सबसे अच्छी बात होती है क्या है कि आपको एक तो लिखने में भी कम समय लगेगा मेंस में, और साथ में होता क्या है कि इनमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के भी क्या होते हैं? चांस। यदि आप सही लिख के आ रहे, 2 में से कितने नंबर मिलेंगे? 2। जबकि 7 मार्कर और 10 मार्कर में ऐसा नहीं है। 7 मार्कर 10 मार्कर में जब बहुत अच्छा लिख के आओगे तब आपको 60% नंबर मिलेंगे या 65% नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? उस समय ज़्यादा लगना है। तो यहाँ से आपकी इन सब चीज़ों के इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा। मेंस का 2 मार्कर में क्वेश्चन लिखने आ जाएगा हेरोडोटस, सिसरो। तो आपको यहीं से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होती जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो, अब हम चर्चा करते हैं आगे। पहले हम सिलेबस पे अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हमें सिलेबस दिया गया है, फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग समझ लो क्या है सिलेबस। इस पीडीएफ को आपको शेयर कर दिया जाएगा आप सभी से। यहाँ पर समझना, ये भारतीय इतिहास का सिलेबस है जो नया ऐड किया गया है। इसमें चीज़ें पुरानी हैं, बस कुछ टॉपिक को एमपीपीएससी के द्वारा डिटेल में दिया गया जिसको हमको पढ़ना भी पड़ेगा। पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यही एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। अच्छा, आप यहाँ भी पढ़ोगे, मेंस में भी आपको काम आने वाला है। पेपर फर्स्ट GS 1 पार्ट ए में भी इतिहास है। अच्छा, यहाँ पर हम चर्चा करें, मैं पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो सेकंड पॉइंट लिखा है
लिखा है देखो, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं घटनाएं एवं वहां की प्रशासनिक, अभी मैं बोल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं लिखी है। लिखा है साइलेंट फीचर इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। प्राचीन और मध्यकालीन भारत इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिख के दिया है। और आपको पता है जो पहली हेडिंग है वो है अलग से कुछ नहीं है, फर्स्ट पॉइंट इसी प्राचीन भारत के कुछ टॉपिकों को अलग से लिख के दे दिया। और जब जो तीसरा पॉइंट लिखा है थर्ड पॉइंट, वह भी कुछ अलग से नहीं है। हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे ये तो पॉइंट अपने आप कवर होते जाएंगे, लेकिन इन शब्दों को इन्हें अलग से लिख के दिया है। स्टार्ट मैं यहीं से करूंगा, अब कैसे हैं बात समझें। यहां पर जो दो टॉपिक लिखे, जो पहला पॉइंट लिखा है जी पूरा, जो पहला सब पॉइंट संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारत, यहां से चालू है, जो हेडिंग है इसके अंदर है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियां, रित, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। इतने शब्द लिख के दिए हैं, ये अलग से कुछ नहीं है। मैं जब आपको जब इतिहास प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा, प्राचीन भारत में स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम वैदिक। हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वैदिक। वैदिक एरा पढ़ेंगे या वैदिक काल पढ़ेंगे। और याद रखना वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद एक टॉपिक और हम जो पढ़ेंगे, एक तो हम वैदिक काल पढ़ेंगे और वैदिक काल के बाद एक टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद, महाजनपद काल को बुद्ध काल भी बोलते हैं, बौद्ध काल भी बोलते हैं, क्यों? यहाँ पर बौद्ध धर्म आया था। ठीक है ना? तो इसका समय है, वैदिक काल का समय है 1500 से 600 बीसी, 1500 से 600 बीसी। ठीक है ना? मैंने इतिहास का लकी नंबर 6 बनाया है कि इतिहास में बहुत सारे फैक्ट 6 से याद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 और एक 1 और 5 को जोड़ोगे यहाँ भी 6, तो 1500 से 600 बीसी तक वैदिक काल है। और 600 से लेकर 321 बीसी तक जो समय है इसे बोलते हैं महाजनपद काल, इंग्लिश में महाजनपद ही बोलते हैं, महाजनपद एरा। और आपको पता है ये दो यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हैं, ये पूरे टॉपिक वैदिक काल और कहाँ के हैं? महाजनपद काल के। जैसे यहाँ पर लिखा वेद, भाई वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर 4 वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर इन्होंने वेद लिख के दे दिया। अच्छा, वेदों को आगे समझने के लिए, वेदों को आगे समझने के लिए और अरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, उन्हीं वेदों को समझने के लिए। तो यहाँ पर वो हेडिंग भी लिख के दी है। बात समझ में आ रही है? जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा, जब आपको वैदिक काल की राजनीति बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा वैदिक काल की राजनीति में कुछ वो गणतंत्र, वो है समितियां हैं, प्रजातांत्रिक समितियां हैं, डेमोक्रेटिक काउंसिल्स हैं। जैसे उनके नाम है सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिख के दिया, सभा और समिति लिख के दिया है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? मैं आपको जब महाजनपद काल पढ़ाऊंगा, तो महाजनपद काल की जब हम राजनीति देखेंगे बुद्ध काल की, मतलब 600 से 321 बीसी तक, तो यहाँ की राजनीति में दो प्रकार के सिस्टम देखने मिलते हैं। एक मिलता है राजतंत्रात्मक मोनार्की सिस्टम, और एक देखने मिलता है गणतंत्र। क्या देखने मिलता है? गणतंत्र। जो महाजनपद थी 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो थी वो गणतंत्र थी। ठीक है ना? और साथ में कुछ और क्षेत्र थे हिमालय के आसपास वाले। तो यहाँ पर देखो एक शब्द उन्होंने क्या लिख के दिया है? गणतंत्र। यहीं पर हम देखते हैं एक समाज में कंसेप्ट निकल के आया, वर्णाश्रम। कौन से निकल के आए? वर्णाश्रम। ठीक है ना? यहाँ पर जो पुरुषार्थ, ऋण का संस्कार, सब यहीं की बातें हैं। जब मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हो गए। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, फोर्थ बौद्ध काउंसिल। फोर्थ बौद्ध काउंसिल कनिष्क राजा के समय हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। वहां पर बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हो गए, एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। हीनयान और महायान में इतना मेजर अंतर है कि जो हीनयान वाले लोग हैं वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि जो महायान बौद्ध होते हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान वाले लोगों का सोचना है कि स्वयं ही निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। निर्माण मतलब होता है ज्ञान। बौद्ध धर्म में निर्माण मतलब क्या होता है? ज्ञान। मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे ही खुद प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन जो महायान वाले लोग हैं, जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनका कहना है कि हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना है या मुझे निर्माण प्राप्त करना है, मैं अपने निर्माण से पहले आप सभी के निर्माण की चिंता करूंगा। मैं अपने निर्माण से पहले किसकी चिंता करूंगा? आप सभी के। सामूहिक निर्माण की बात करते हैं कौन से लोग? महायान वाले। महायान वाले गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान। इसी जो भी गौतम बुद्ध की मूर्ति मिले वो सब महायान बौद्ध थे।
इसी गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने वाला भी कनिष्क राजा है मथुरा कला में। और याद रखना, जो लोग सामूहिक निर्माण की बात करते हैं, ऐसे लोगों को ही बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये अलग से कुछ नहीं है। हम यहाँ पर जब महाजनपद काल पढ़ेंगे ना, इस महाजनपद काल में एक धार्मिक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? रिलीजियस रेवोल्यूशन हुआ था। यहाँ पर 62-63 नए दर्शन आ गए। उन दर्शन में से एक दर्शन बौद्ध धर्म भी है और एक दर्शन जैन धर्म भी है। आपने जैन धर्म में तीर्थंकर सुने होंगे। क्या सुने होंगे? तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है, समझा रहा? दूसरे तीर्थंकर आपके अजितनाथ हैं, तीसरे संभवनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं। तो उन्होंने एक शब्द क्या लिख के दे दिया? तीर्थंकर। तो बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये अलग से कुछ नहीं है। जो एंशियंट हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, खासकर वैदिक काल और महाजनपद काल, इन्हीं के अंदर के सब पॉइंट हैं, वहाँ की समाज के, वहाँ की राजनीति के, उन्हीं को इन्होंने यहाँ पर अलग से लिख के दे दिया। और आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो पहला शब्द लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा, यदि आप मुझे एक बात बताएं, भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है प्राचीन समय में जो शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन समय में जो भारत में विश्वविद्यालय थे। और आप मुझे एक बात बताएं, या प्राचीन समय में हमने गणित में क्या योगदान दिया है? हमने, भारत ने गणित में क्या दिया है? भारत ने साइंस के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? भारत ने एस्ट्रोलॉजी में क्या योगदान दिया है? यही तो भारत की ज्ञान परंपरा है। और आप मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, वेद, उपनिषद, षडदर्शन, यह भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर ही होगा कि नहीं? ये भी तो भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा होगा कि नहीं? ठीक है, ये सब चीजें एक दूसरे इंटरलिंक है। भारतवर्ष में हम देखेंगे कि भारत क्या है, कैसे भारत का नाम भारत पड़ा, और भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हम पढ़ेंगे यहीं से। इस टॉपिक को हम कुछ दिनों में कवर कर लेंगे कुछ क्लासों में, ताकि आपका एक पॉइंट कवर हो जाए। और आप यहाँ पर देखें, अब नीचे देखें, इन्होंने लिखा है भारत की सांस्कृतिक विरासत लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, कूला लिखा है, वो कला है। कला, आर्ट है, भारत में आर्ट है, लिटरेचर है, पर्व है और उत्सव है, ये बात लिखी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये साहित्य लिटरेचर की यदि मैं बात करूं, हम जब इतिहास पढ़ते जाएंगे तो लिटरेचर आता जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेद लिटरेचर मतलब साहित्य, किसी बुक को लिखा गया वो एक साहित्य है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो वेद लिखे गए, वेद भी लिटरेचर का हिस्सा है कि नहीं? जब हम जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ाएंगे, चीजें मिलेंगी। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर चाणक्य है, चाणक्य ने बुक लिखी अर्थशास्त्र, मैगस्थनी जो उन्होंने बुक लिखी इंडिका, वास्तव में हमारी कालिदास है आगे चल के, तो ऐसे बराय मेहर है, ठीक है, कई सारे राइटर हैं। तो आप बताओ, ये अपन मिडाइवल हिस्ट्री में बात करेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में कई सारे बुक हैं, किसी ने अकबरनामा लिख दी, समझ रहे हैं ना, किसने बाकी बुकें लिख दी। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो हमारा साहित्य भी पैरेलल कवर होगा कि नहीं? अब उन्होंने आर्ट लिखा है, आर्ट का मतलब है भारत में स्थापत्य कला, ठीक है ना, आर्किटेक्चर आर्ट, भारत में मूर्ति कला, चित्रकला, पेंटिंग। तो जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ेंगे, हम देखेंगे अशोक ने स्तूप बनवा दिए। क्या बनवाया अशोक ने? स्तूप, स्तूप बनवा दिए। तो आप बताओ, या हम देखते हैं कि हम पोस्ट मौर्य पढ़ेंगे तो पोस्ट मौर्य में मूर्ति बनाने की 3 कलाएं आ गई, गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। वहां पर अजंता की पेंटिंग हुई। तो आप मुझे बताओ, या शाहजहां ने बहुत सारा स्थापत्य बना दिया, लाल किला बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया, अकबर ने बनवा दिया आगरा का किला। तो आप मुझे एक बात बताओ, यही तो आर्ट है। तो हम जब ये घटनाएं पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें भी कवर होंगी कि नहीं? तो आप मुझे एक बात बताओ, आइडली यदि मैं बात करूं, इस पॉइंट में यह दोनों हेडिंग भी साथ में छिपी हुई है। पहला मेन पॉइंट है कौन सा? प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। यह दोनों पॉइंट भी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। तो आप मुझे इतनी बात बता, सभी को क्लियर है? और जो अगला स्लाइड में लगा रहा हूँ, उस स्लाइड में जो सिलेबस दिया गया उसमें इन्होंने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट को, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं दिया, कुछ पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर लिखा 19वीं-20वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, लिखा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19 और 20 सेंचुरी। तो भारत में बाकी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं दी। याद रखना भाई, इतिहास बहुत बड़ा है। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में ऑप्शनल लेके पढ़ते हैं, कई लोग पीएचडी कर लेते हैं। तो किसी सब्जेक्ट की सीमा नहीं है, लेकिन हमको सिलेबस या पाठ्यक्रम इसलिए दिया जाता है ताकि हम इस चीज़ को निर्धारित कर लें कि हमें कितना पढ़ना है। और पढ़ते समय सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए। सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो भारत में क्या हुआ था 19वीं-20वीं शताब्दी में, कई महान पुरुष आए जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर और संस्थाएं बनाकर भारतीय समाज और धर्म में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ठीक करने का क्या किया? प्रयास किया। और सभी धर्मों में ऐसा हुआ। जैसे एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास किए और संस्था बना के, आपने देखा होगा वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा,
इस संस्थाओं को बनाकर इन्होंने भारतीय समाज और धर्म में सुधार के प्रयास किए। और इन्हीं के प्रयासों से आपको पता होगा कि 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। ऐसे ही है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, समझ में आ रहा है? ऐसे ही है केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां। तो इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत रूप से भारत में सुधार का क्या किया, प्रयास। तो वो यहाँ पर पॉइंट लिखा है। फिर अगला लिखा नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लिखा है कि नहीं? स्वतंत्रता संघर्ष में हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर जो जनजाति लोग हैं, उन जनजाति लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसको ट्राइब रिवोल्ट बोलते हैं हम देखते हैं संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, कई सारे रिवोल्ट हुए। तो इन सबको हमको पढ़ना है। और एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। हमने देखा 1857 का रिवोल्ट हो गया। कौन सा रिवोल्ट हो गया? 1850। किसान परेशान थे तो किसानों ने रिवोल्ट कर दिए, जैसे हम रिवोल्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1947, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए तब तक की जो घटना है, इनको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। इसको भी 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला चरण है उदारवादी, अगला है उग्रवादी और तीसरा चरण है गांधीवादी। उदारवादी का मतलब है कि जो लोग उदार थे, जिसमें ऐसे कुछ नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने प्रयास किए। उसके बाद जो उग्रवादी चरण आया, उसमें 3 नेता लालवाल और पाल। और 1919 से 1947 तक जो युग चलता है उसे गांधीवादी बोलते हैं। उनको पढ़ेंगे, उसकी घटनाएं देखेंगे सारी हम। और साथ में हम पढ़ेंगे लास्ट में कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन, कि कैसे जो देसी रियासतें थी उनका कैसे भारत में विलय किया गया, ठीक है, किसके साथ कैसी संधि की गई, उन सब के बारे में सिलेबस। तो इतना आपको आपके इस सिलेबस में दिया गया होगा। मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो हमने इतिहास क्या है और फादर ऑफ हिस्ट्री को हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। आप सभी को जो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर देखें। अगला हेडिंग है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। भारतीय पुरातत्व के पिता क्या है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के पिता। पहले तो मैं बात करूं कि पुरातत्व क्या है। पहला एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। तो पुरातत्व का मतलब होता है कि जो ऐसी कोई भी जीवित भौतिक वस्तु, जीवित भौतिक वस्तु मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, कोई किला है, कोई स्तूप है जो जीवित है, उस जीवित भौतिक वस्तु का अध्ययन करके, ठीक है ना, उस जीवित भौतिक वस्तु का अध्ययन करके, उसका अन्वेषण करके, ठीक है ना, अतीत की घटनाएं लिखना, ठीक है ना, वही क्या कहलाता, पुरातत्व। बात समझ में आ रहा है कि जो इतिहास को जानने के लिए किसका अध्ययन किया जाता, पुरातत्व। मान लो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल एक पुरातात्विक वस्तु हो गई। अब बताओ उससे शाहजहां के बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया, तो कोई भी भौतिक वस्तु हो, जैसा भौतिक वस्तुएं हैं कि नहीं, तो इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व, ठीक है ना। अब एएसआई है, एक संस्था थी एएसआई, जिसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, एएसआई ए से लिख रहे हैं और ए अल्फाबेट में आता है 1 नंबर पर, इसलिए एएसआई बना है 1861। बोलो कब बना है, 1861। एएसआई बना 1861, ए से लिख रहे हैं। और याद रखना एएसआई 1861 में बना था, ब्रिटिश काल में बना था। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल, इस संस्था के फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, इसके पहले डीजी कौन थे, कनिंगम। कौन थे, कनिंगम, ठीक है ना। और उस समय जो वायस राय थे उनका नाम था कैनिंग। तो याद रखना एएसआई बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो लोग कब बना है, 1861। क्यों ए से लिख रहे हैं। दूसरा, इसके पहले डीजी कौन बने, कनिंगम। कौन बने, कनिंगम। और याद रखना किस वायस राय के समय, कैनिंग। और याद रखना पहले डीजी कनिंगम थे। कनिंगम को ही भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पिता। अलेक्जेंडर कनिंगम को ही भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। तो अगली बात निकल के आती है, इनको ही क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन है, याद रखना जो कनिंगम है यह ब्रिटिश सेना में एक सेनापति थे, ठीक है ना, या ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे। कौन, कनिंगम। लेकिन कनिंगम को भारतीय संस्कृति में बड़ा रुचि थी, ठीक है। तो इन्होंने जब
सेना से निकलने के बाद इन्होंने भारतीय संस्कृति में रुचि ली और जो भी प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्थल हैं उन ऐतिहासिक स्थलों पर यह गए, उन ऐतिहासिक स्थलों की खोज की, उनका अध्ययन किया और उनके बारे में फिर उन्होंने लिखा है। किसने? कनिंघम। और इन्हें एक दो नहीं, इन्होंने लगभग 725 725 ऐतिहासिक स्थलों का क्या किया है? अध्ययन। इन स्थानों में सांची भी शामिल है, इन स्थानों में भरूत स्तूप, सतना भी है, सतना में सुना होगा भरूत। इन स्थानों में आपका भरूत भी, सतना भी है, इन स्थानों में आपका सारनाथ भी है। तो उन्हें 725 ऐसे स्थानों का क्या किया है? खोज की है, अन्वेषण किया है। ठीक है ना, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पिता। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एएसआई के बारे में, और मेंस जब लिखोगे तो 2 मार्कर में कई बार एएसआई लिखने आया है, बनेगा ना। तो कब, और याद रखना मेंस लिखते समय जब भी कोई संस्था शॉर्ट फॉर्म में लिखी रहती, इसको पहले आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है कि है क्या। तो इंग्लिश वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखें, हिंदी वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बन के जाए, बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। आगे हम बात करते हैं, समझ में आ गया सभी को इतना? ठीक है, अब आ जाए इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, एक तो आपने सुना है नॉर्मल की एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विभाजन है वो तीन है। इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल पीरियड, बनेगा ना। या प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक भी बोलते हैं, बनेगा ना। अच्छा, पहले तो एक बात समझना कि इतिहास मैंने पहले भी बताया, इतिहास जो है वह अतीत की घटना है। इतिहास को किसी ने देखा नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा क्लास में कि जो अकबर के साथ बड़ा हुआ हो, उसकी या जो पुराने जन्म की याददाश्त थी वो वापस आ गई हो। इतिहास को जो भी है वह सोर्स के आधार पर लिखा जा रहा है, स्रोत के आधार पर लिखा जा रहा है। और इतिहास को जानने के दो सोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है साहित्यिक, साहित्यिक समझ में आ रहा है, साहित्य का मतलब कोई लिटरेचर लिखा गया है, ठीक है ना, बनेगा ना। पहला साहित्यिक सोर्स है, मतलब साहित्यिक सोर्स का मतलब है कि कोई बुक लिखी गई है। मैंने आपको बताया कि भाई कालिदास ने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रम वर्षियम, कई सारी बुकें लिख दी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी। तो ये साहित्य है कि नहीं? और आप बताओ इन बुकों से उस समय के तात्कालीन जो राजा थे, शासक थे, वहां की जो समाज थी, वहां की जो राजनीति थी, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं? बात समझ में आ रही? तो पहले सोर्स क्या होंगे? साहित्यिक। और दूसरे जो सोर्स अभी मैंने बताए कौन से होंगे? पुरातात्विक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बनेगा ना आर्कियोलॉजिकल। दूसरे सोर्स कौन से होंगे? आर्कियोलॉजिकल। पहले होंगे साहित्यिक, दूसरे कौन से होंगे? आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल मतलब कोई भौतिक वस्तु के बारे में अध्ययन करना। दो ही सोर्स हो सकते हैं। तो कई एक बार एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन के इतिहास को जानने के सोर्स बताएं, कि हर्षवर्धन का जो समय है उसको कैसे जाना जाए, किन सोर्सों से। जब भी आपसे पूछा जाए तो मेंस में आपको दो ही हिस्से बताने, साहित्यिक और पुरातात्विक, और इन्हीं आधार पर इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक क्या है यहाँ पर समझ लें। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? इसका मतलब होता है वह समय जहां पर इतिहास को जानने के साहित्यिक सोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी लिटरेचर लिखा नहीं गया। यहाँ पर जो मनुष्य है वह लेखन कला के बारे में नहीं जानता, उसे लिखने का अनुभव ही नहीं है, क्या लिखना नहीं पता उसे। यहाँ पर केवल कौन से सोर्स उपलब्ध है? पुरातात्विक। ऐसा इतिहास जहां पर चीजों को लिखा नहीं गया है, केवल वहां के इतिहास की जानकारी हमें किन सोर्सों से मिलती है? पुरातात्विक से। तो ऐसे इतिहास को कौन सा इतिहास कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक। बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर एक टॉपिक को पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है स्टोन एज। बोलो कौन सा है? स्टोन एज या पाषाण काल। स्टोन एज या बोले क्या? पाषाण काल। और आप सभी को पता होगा पाषाण काल वह समय है जब मनुष्य का जीवन पत्थरों पर निर्भर था, जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, जब मनुष्य चीजों के बारे में सीख रहा था। उस समय उस समय के इतिहास को पाषाण काल बोलते हैं। और पाषाण काल में मनुष्य को लेखन कला के बारे में जानकारी नहीं थी, यहाँ पर किसी भी चीज को लिखा नहीं गया है, इसलिए इस समय को किस में रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक। पर मुझे जितनी बात बताओ सभी को समझ में आ गया? दूसरा जो समय होता है उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक में वह समय आता है जहां पर मनुष्य को
लेखन कला, लेखन कला जो है, लेखन कला का नॉलेज तो हो गया था, साहित्य लिखा, लेखन कला के बारे में जानकारी तो थी। लेखन जो कला है, लेखन कला, या इसको मैं बोल देता हूं साहित्य, जो साहित्यिक सोर्स है, इन लेखन कला के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन इन साहित्यिक सोर्सों को अभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। जो क्या लिखा उन लोगों ने, उस चीज को आज भी पढ़ा नहीं गया। बात समझ में आ रही है? मतलब चीजों को लिखा गया है लेकिन उनको आज भी पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ के इतिहास के, मतलब साहित्य को लिखा गया है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बनेगा ना? एक सेकंड। ठीक है, चलो अब इस शब्द में, चलो ठीक है। लेखन कला के बारे में अनुभव था, लिखा गया है लेकिन उनको आज भी पढ़ा नहीं गया। लेकिन और यहाँ पर दूसरे सोर्स कौन से होंगे? पुरातात्विक तो है ही, पुरातात्विक को हर जगह होंगे। तो ऐसा इतिहास जहां पर साहित्य है लेकिन उस साहित्य को आज भी पढ़ा नहीं गया। ठीक है ना? अंतर समझ में आ गया दोनों में। और यहाँ पर दो टॉपिकों को पढ़ना है। इसके अंदर एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा टॉपिक है वैदिक काल। बोलो कौन सा पीरियड है? वैदिक पीरियड या वैदिक एरा है। तो इसके अंदर दो टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक एरा। और अब आप बताओ तीसरा इतिहास तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा इतिहास वह इतिहास है जहां पर साहित्यिक सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्सेज उपलब्ध हैं, और साथ में इनको पढ़ा भी गया है। और साथ में दूसरे सोर्स कौन से होंगे? पुरातात्विक। मतलब ये दोनों अवेलेबल हैं और इनको पढ़ा भी गया है। और इसके अंदर जो रखा जाता है महाजनपद काल से लेकर वैदिक काल के बाद जो अगला टॉपिक आएगा महाजनपद काल, जिसे बौद्ध काल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? वहां से लेकर वर्तमान समय तक का जो भी इतिहास है वो सब किसके अंदर आएगा? ऐतिहासिक। तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसे टॉपिक पूछ लिए गए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस में रखा गया है, वैदिक काल को किस में रखा गया, स्टोन एज को किस में रखा गया है, तो समझ पाओगे। तो इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया? तीन। पहले वाले में लेखन कला का नॉलेज नहीं था, दूसरे में लेखन कला के बारे में जानकारी थी लेकिन उसे आज भी पढ़ा नहीं गया, तीसरे बारे में जो लिखा गया उसे पढ़ा भी गया। तो यहाँ पर वो सब लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा इतना आप सभी को, ईजी है। लिखा प्राग ऐतिहासिक, तो उसके बारे में लिखा है। लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं था, आदिम लोगों के इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी पर आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं, आपने सुना होगा कि इनको किसके द्वारा बनाया गया? आदिमानव के द्वारा, पाषाण काल में। ठीक है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लेखन कला के बारे में जानकारी है लेकिन उसको क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया। ठीक है ना? वो सब लिखा है। इसके अंदर दो टॉपिक है, वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा बोलो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। बोलो तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो यहाँ तक की जानकारी सभी समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आई सभी को? ठीक है। एक बात और समझते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने देख लिया पहला इतिहास क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, और इतिहास का क्या देख लिया हमने? विभाजन। ठीक है। यहाँ पर चलें हम लोग। अच्छा, एक बात बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जो नए नए पढ़ना चालू करते हैं बीसी और एडी समझने में। ठीक है ना? बीसी और एडी में तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कि याद रखना, जब ईसा मसीह जी का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू होती है ईसवी। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? एक ईसवी में, फर्स्ट ईसवी में किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीह। याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी डेटा होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? एडी। और ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो डेटा होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? बीसी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ईसा मसीह के जन्म की बाद की डेटों को हम क्या बोलेंगे? एडी। और पहले की जन्म को डेट को क्या बोलेंगे? बीसी। हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व या ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी। अच्छा, जब आप बीसी लिखते हो तो बीसी को घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे नंबर लाइन में देखा होगा। ठीक है ना? मतलब पहले 2000 आएगा यहाँ पर, फिर घटते क्रम में 1000, 1000 आएगा, 100 आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा। तो मतलब ऐसे घटते क्रम में चलेंगी। कौन सी डेट? बीसी। जबकि जो एडी डेट है वो किस क्रम में चलेंगी? बढ़ती। 1 के बाद क्या? 2, उसके बाद 3, उसके बाद ऐसा 100, उसके बाद 200, उसके बाद 2024। मुझे एक बात बताओ, ईसा मसीह का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था? 2024। 2024। बात समझ में आ गई कि नहीं सभी को? तो जो भी हम बीसी, कंफ्यूज नहीं हो, नहीं वो लोग सर गलत पढ़ाने लगे, डेट उल्टी लिख दी। कई बच्चे पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डेट गलत लिख दी। बीसी मतलब हम क्या लिखेंगे? पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा। जबकि एडी में क्या होगा? पहले छोटा आएगा और फिर क्या आएगा? बड़ा। ठीक है ना? चलो इतनी बात समझ में आई।
यहाँ पर अंतर लिखा भी हुआ, समझ में आ जाएगा। बीसी और ईसी, तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का क्या है? एनो डोमिनी। बन जाएगा ना। ये कहाँ की डेट है? ईसा मसीह के जन्म की पहले की है, वो ईसा मसीह के जन्म की बाद की है। बीसी को बीसीई भी लिखा जाता है, मतलब इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। जबकि उसको हम बोलते हैं एडी को सी भी लिख देते हैं कई जगह। सी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन एरा। बोलो क्या? कॉमन एरा। और साथ में याद रखना, इसको किस क्रम में लिखा जाता है? घटते क्रम में। और इसको क्या लिखा जाता है? बढ़ते क्रम। पर मुझे इतनी बातें बताएं, यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? तो मुझे लगता है यहाँ तक जो आज हमने क्लास की है, तो आप सभी को समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से कैलेंडर हैं, कौन कौन से कैलेंडर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, किस कैलेंडर का उपयोग भारतीय स्तर पर किया जाता है, क्या विक्रम संवत है। और फिर हम आगे जो पहली हेडिंग मैंने आपको बताई, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं कल। तो आप सभी को जय हिंद।